हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम का डेरिवेशन और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा गॉस थ्योरम नीट और जेडब्ल्यू लेवल पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गॉस थ्योरम का, और इसका जो क्वेश्चन है वो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, गॉस थ्योरम रिलेटेड है फ्लक्स से। तो पहले वाले वीडियो में भी मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो जरूर देखें, और जो लोग पिछला वीडियो गॉस थ्योरम वाला नहीं देखे वो भी गॉस थ्योरम वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें पूरा डेरिवेशन है, जो 12th के बच्चे स्पेशली उनको बहुत काम आने वाला है, और नीट और जेडब्ल्यू वालों को तो खैर काम आता ही है। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे यदि हम जाते हैं तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे ये हमारा होगा क्लोज्ड सरफेस। याद रखेंगे, ये बंद परिपथ या क्लोज्ड सरफेस या बंद पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं। तो गॉस थ्योरम कहता है कि यदि हमारे पास कोई सरफेस है और वो सरफेस क्लोज्ड सरफेस है, मान लो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो फिर उसको क्लोज्ड बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्री में बनता है। अभी मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओपन पे नहीं लगेगा, ठीक है, ओपन पे भी लगेगा, क्लोज्ड पे भी लगेगा। क्लोज्ड है तो ज़्यादा अच्छा है, ओपन है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको क्लोज्ड करना पड़ेगा। तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर मान लो कोई चार्ज क्यू रखा है, ये बंद के अंदर में, तो यहां से निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स निकलेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स आएगा। याद रखेंगे, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस वहां से बाहर निकलेंगी, और यदि हमारा चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस आएगी। तो कुल मिला के फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो अब इसमें हम चलते हैं पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में देखेंगे, मान लो ये हमारा सरफेस है, इसमें चार्ज क्यू है। मान लो ये हमारा सरफेस है, इसमें चार्ज क्यू है। मान लो ये हमारा सरफेस है, इसमें चार्ज क्यू है। तो तीनों सरफेस अलग अलग सरफेस है, तीनों का सरफेस एरिया अलग अलग है। तो इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना फ्लक्स, यहां से कितना जाएगा, यहां से कितना जाएगा, यहां से कितना जाएगा, या जो आपके पास ऑप्शन होगा वो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि इसके पास का कितना फ्लक्स है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो देखिए, गॉस थ्योरम ने बताया था कि क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर में क्यू चार्ज है, तो वहां से निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये मैटर नहीं करता है कि शेप कैसा है, पहला पॉइंट। इससे भी इतना ही जाएगा, इससे भी इतना ही जाएगा, और इससे भी इतना ही जाएगा। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे कि शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जो हमारा क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के आकार पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो क्लोज्ड सरफेस कौन से साइज का है। कई लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है। तो इसमें जो फ्लक्स है, फ्लक्स के निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो E इंटू डी एस करके जब हम लोग निकालते हैं, ये E इंटू डी एस करके हम फ्लक्स निकालते हैं, तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब यदि आपके पास अंदर में टोटल चार्ज दिया हुआ है, तो अंदर में यदि सबके पास सेम अमाउंट का चार्ज है तो फ्लक्स सबके पास से सेम निकलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सबके पास इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबके पास से फ्लक्स सेम नहीं निकलेगा, क्योंकि सबका डीएस जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। डीएस फ्लक्स निकालते समय यदि हम इस फॉर्मूले में काम करेंगे तो हमको ds को लेके चलना पड़ेगा, और यदि हम इस फॉर्मूले में काम नहीं कर रहे हैं तो गॉस थ्योरम में काम करेंगे तो हमको ds को लेके नहीं चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, यदि हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, मान लिए कि ये हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है, और ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसके ऊपर में इसका रेडियस मैं ले लेता हूं r। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि इसका रेडियस बढ़ा दिया जाए
या इसका रेडियस कम कर दिया जाए। मान लो इसका रेडियस बढ़ा के r/2 कर देते हैं, इसका रेडियस 2r कर दिए डबल, और एक बार इसका रेडियस r/2 कर दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। क्वेश्चन अनेक तरीके से घुमाता है, कभी आकार बदल देगा, कभी ट्रायंगल बना देगा, कभी सर्कल बना देगा, कभी ये बना देगा, कभी वो बना देगा। गॉस थ्योरम यदि आप अप्लाई कर रहे हो, अंदर में टोटल चार्ज दिया हुआ है, तो बस इतना याद रखना है कि टोटल फ्लक्स Q/ε0, टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ओनली द चार्ज इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर में जितना चार्ज होगा, हमारा टोटल फ्लक्स उसी पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। हालांकि ये पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेटेड है, पर इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद रखें। पॉइंट नंबर 3, जैसे मान लो यहां पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है और Q5 चार्ज है, और इधर Q6 चार्ज है, Q7 चार्ज है। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स, अब इसको मान लेते हैं कि Q4 को नेगेटिव मान लिए, Q5 को नेगेटिव मान लिए, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7। तो निकलने वाला फ्लक्स दैट इज Q टोटल डिवाइड बाई ε0 ये। और Q टोटल का मतलब सरफेस के अंदर रहने वाला जो फ्लक्स है या निकलने वाला जो फ्लक्स है, वो सरफेस के अंदर जो जितना हमारा चार्ज रहेगा, अंदर में जो चार्ज होगा उसका टोटल। तो अंदर का चार्ज क्या हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डिवाइड बाई ε0। ऐसा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को लेना, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव को लेना। तो टोटल फ्लक्स यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ε0 का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। इसका जो भी यूनिट है वो यूनिट आप ले सकते हो। Q6 Q7 से कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये आउटसाइड द सरफेस है, अंदर में नहीं है ना। कई लोग इस चीज को थोड़ा सा देखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको बारीक से बारीक चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे एक चींटी का बिहेवियर होता है ना, वो छोटी छोटी जो हमको दिखाई नहीं देता उस चीज़ को भी वो कलेक्ट करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनको वो चींटी के जैसा बनना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। जब हम 12th का एग्जाम देते हैं तो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं, पेपर चेक करने वाले भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। तो यदि आप नीट या JEE में ऑप्शनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव तैयारी आप करते हो, तो छोटे छोटे चीज़ों को बहुत गंभीरता से आप ध्यान में रखो और वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैंने बताया था गॉस का थ्योरम जो है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्ज है वहां से फ्लक्स निकलेगा, ना कि बाहर से निकलेगा। इसका मतलब अंदर वाले से ही बनेगा, बाहर वाले से नहीं बनेगा। हाँ, यदि मैं इसको अब ऐसा कवर करवा दूं, अब यहां से निकलने वाला, जैसे ये सरफेस S1 हो गया और ये सरफेस S2 हो गया, तो S1 से निकलने वाला फ्लक्स ये है, टोटल S1 से जो फ्लक्स निकलेगा वो ये है, और S2 से निकलने वाला फ्लक्स यदि हम देखें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 माइनस Q7, मान लो ये ऐसा है, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 माइनस Q7 डिवाइड बाई ε0। ये आएगा टोटल H2 से निकलने वाला फ्लक्स। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि क्लोज्ड सरफेस के अंदर डाइपोल रख देते हैं, मान लो ±2 माइक्रोकूलम का कोई डाइपोल है जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। डाइपोल वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट के होते हैं और उनके बीच का कुछ एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो डाइपोल में नेट चार्ज कितना हो जाएगा? डाइपोल में नेट चार्ज हो जाएगा 0। क्यों 0? क्योंकि भाई देखो क्लोज्ड सरफेस है, ये प्लस Q चार्ज और सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा माइनस Q चार्ज।
इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग 12 ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेट चार्ज की जब हम बात करते हैं तो डाइपोल में नेट चार्ज होता है 0। तो यदि डाइपोल है तो डाइपोल के कारण कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। यदि कोई डाइपोल रखा हुआ है किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में तो डाइपोल की वजह से कभी भी कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। हाँ, डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनेगा। तो ये भी एक ऑप्शन आ सकता है कि भाई यदि कहीं किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में डाइपोल है तो वो डाइपोल क्या करेगा, तो वो डाइपोल फ्लक्स नहीं बनाएगा। वो जो डाइपोल होगा वो फ्लक्स नहीं बनाएगा, वो डाइपोल क्या बनाएगा, किसी पॉइंट पे इधर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो डाइपोल की वजह से इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आप कर सकते हो, लेकिन डाइपोल जो होगा वो फ्लक्स को नहीं बनाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यदि हमारा कोई सरफेस जो है क्लोज्ड नहीं है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, ये ऐसा, यहां पर एक चार्ज क्यू है, अब इससे निकलने वाला फ्लक्स आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे निकलने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमको क्या देखना है, हमको क्लोज्ड सरफेस को देखना है। क्लोज्ड सरफेस आप नहीं है तो बना के चलो, और कैसा बनाना, सिमेट्री में बनाना। सिमेट्री में बनाना मतलब ये है कि इसके ऊपर एक क्लोज्ड सरफेस आप बनाओगे, ऐसा बिल्कुल वैसा ही जैसा नीचे है। इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया। अब यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0। पहले टोटल फ्लक्स को आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा। तो यहां से आने वाला टोटल फ्लक्स हो गया हमारा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब जब ये टोटल फ्लक्स निकल गया तो क्योंकि ये जो सिस्टम था वो हमारा आधा सिस्टम था, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू फाई भी हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सीधा सीधा। बात समझ में आई ना। वो जो हमारा सिस्टम था वो कैसा था, हाफ सिस्टम था। अब हो सकता है कि वो सिस्टम 1/4 सिस्टम हो। अब 1/4 सिस्टम हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ सिस्टम दिया है, ये ऐसा, ठीक, और यहां पर एक दिया हुआ है चार्ज Q, तो यहां से निकलने वाला टोटल फ्लक्स लेना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्लोज्ड सिस्टम में बदलना पड़ेगा। क्लोज्ड सिस्टम में बदलोगे, नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। अब आप ये चेक करना कि जो दिया हुआ हमारा जो सरफेस है, हमारा जो पृष्ठ है, वो उसका कितना हिस्सा है, 75% का हिस्सा है कि 50% आधा हिस्सा है कि 3/4 वाला हिस्सा है कि 1/4 वाला हिस्सा है, वो आप देखोगे। उसके हिसाब से जैसे ये 1/4 वाला हिस्सा है ना, तो Q डिवाइड बाई 1/4 ऑफ एप्सिलॉन 0, ये नेट फ्लक्स यहाँ से इतना निकलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं दिया है तो आप गॉसियन सरफेस बना के उससे नेट फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक। इसी तरीके से मान लो ऐसा कोई दिया है, बाउल दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, तो इसको क्या करो आप, इसे क्लोज्ड सरफेस बना लो। ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये बन गया गॉसियन सरफेस। यहाँ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि दिया हुआ सरफेस जो था वो हाफ था, आधा था, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये ऐसा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो या तो ऐसा पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं या तो न्यूमेरिकल बनाते समय उसको देख लेते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता है, मैंने इसको पॉइंट वाइज में बता दिया है, आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज नोट कर लो, और जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो थोड़ा सा आप याद रखना कि हाँ इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप नोट्स बनाते हो पढ़ने के लिए, खासतौर पे JEE और नीट के जो बच्चे हैं, आप नोट्स बनाओ तो नोट्स को आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख के बनाओ। आपका जो नोट्स होगा ऐसा बुकीज लैंग्वेज का नोट्स नहीं होना चाहिए। आपको जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप उसी चीज़ को पढ़ोगे, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करके आप बिल्कुल रखो कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे आप चीज़ों को भूल रहे हो और जब उसको सॉल्व करते समय आप अंडरलाइन करके रखो। जैसे मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, कई बच्चे मैथ्स में कुछ या कैलकुलेशन करते समय बीच में कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, तो उसको क्या करके रखो, आप अंडरलाइन करके रखो। या किसी चीज़ को आप भूल रहे हो तो उसको आप अंडरलाइन करके रखो, इससे आपको फ़ायदा होता है।
बहुत फ़ायदा होता है, मैंने देखा है। इससे आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, आपको वो चीज़ परमानेंट याद रहेगा, और जब रिवीजन का समय आएगा तो आप उसको क्या करोगे, पढ़ोगे, तो आपका रिवीजन होगा। दूसरी चीज़, रिवीजन करते समय थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं और पढ़ के रख देते हैं, उसके बाद हम बाद में फिर उसको उठाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ एकदम अच्छे से, ताकि चीज़ें आपको बार बार याद हो जाए। तो यदि आप 1 घंटा फिजिक्स दे रहे हो, मान लो, वैसे तो आप नीट के बच्चे हो, तो नीट में कम से कम 4 to 5 आवर्स आपको एक सब्जेक्ट को देना है। 3 घंटे 4 घंटे आपको देना ही पड़ेगा, तब आपका कहीं जाके नीट में होगा। तो मान लो 1 घंटे आप देते हो, तो 1 घंटे में से 15 मिनट आप रिवीजन को डालो, जो आपने पीछे पढ़ा, और बाकी जो टाइम बचता है उस टाइम पे आप फिर उसको चीज़ों को सॉल्व करने में डालो। मतलब ये है कि यदि आप फिजिक्स को 3 घंटा दे रहे हो, तो 3 घंटे में से कम आधे घंटे या 1 घंटे का समय आपके रिवीजन का, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, उसको बराबर आप रेगुलरली पढ़ते रहो। जब आप चीज़ों को रेगुलरली पढ़ते जाओगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसका क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। कंफर्म है, एकदम 100% मेरी गारंटी है। आप रेगुलरिटी बना के रखो, आपको वैसा करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि समझ में नहीं आता है तो भी आप पढ़ो। टीवी देख रहे हो तो भी आप थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपने में डेवलप करके रखना है, ठीक। इस तरीके से हमारा जो गॉस थ्योरम है उसके जो पॉइंट्स है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है क्यूब वाला, ये क्यूब है। अब इससे फ्लक्स कहां से निकलेगा, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना, कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा, या फ्लक्स फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, या कॉर्नर से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये 3 चीजें होती हैं। तो टोटल फ्लक्स तो आएगा Q/ε0, यदि यहाँ पे चार्ज आपका है तो, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में यदि चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा हमारा, Q/ε0। और फेज से देखना है तो कितना फेज है, देख लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 फेज आएगा, तो Q अपन आ जाएगा 6ε0। और यदि आपको ये क्यूब समझ में नहीं आया तो एक आध कोई डिब्बा आप देख लेना, या आपके पास कोई मोटी बुक है उसको देखना, तो उसमें 6 फेज मिलेगा। तो वहां से जाने वाला फ्लक्स होगा Q/6ε0, और कॉर्नर से जाने वाला फ्लक्स होगा, क्योंकि 8 कॉर्नर है तो कॉर्नर से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q/8ε0। तो मेरे ख्याल से आज जो गॉस थ्योरम मैंने बताया है, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं सॉल्व करने के लिए, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, ठीक। जब आप नोट्स बना रहे हो अपने लिए, तो नोट्स बनाते समय आप क्या करो, जो थ्योरी आपने लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को वहीं आप सॉल्व करो। जैसे यदि आप आज गॉस थ्योरम पढ़ रहे हो, तो आज गॉस थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आप देख लो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है या बुकलेट है, जो भी है, जिसमें गॉस थ्योरम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उसको वहीं सॉल्व करके रख लो। जो क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है उसको नोट्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन सीधा सॉल्व नहीं हो रहा है उसको आप नोट्स में जगह दे के रखिए, उसके लिए जगह बनाइए नोट्स में, आप उसको अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वही हो जाता है जो हमको नहीं आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, हमारे लिए वही इम्पॉर्टेंट है जो हमको नहीं आता है। तो ऐसे कोई चीज़ मत करिए जो आपको ना आता हो, ठीक है। अगली क्लास में हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया अच्छे से परिश्रम करते रहिए। ओके, बाय बाय।